गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ्स के ताल्लुक में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 11th में हम पढ़ा चुके हैं सेट, बस सेट को एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हम स्टार्ट में एक ही दो टॉपिक पढ़ाए हैं, तो एक बस बहुत स्पीड में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखिए सेट का सीधा मतलब होता है कि एक ऐसा समूह जिसमें सुव्यवस्थित आंकड़े, एक ऐसा समूह जिसमें सुव्यवस्थित आंकड़े, सुपरिभाषित आंकड़े, है ना। तो ये कह सकते हैं कि जिस ऐसे सेट को हम समूह सेट कह देते हैं, ऐसे समूह को जिसमें 4 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, समथिंग जो भी लिखा हो, लेकिन वो बंद ऐसे लिखा हो, तो वो आपका सेट कहलाता है। कुछ चीज़ें इसमें रह गई थी, वो हम आज बता दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या रह गया था, सबसे पहले कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो ये छोटे मछली ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। इनकी ज़रूरत पड़ती है रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर कहीं आपके सामने कुछ ऐसा लिखा है 1 2 1 3 5 2 1 3 2 5 ऐसा लिखा है और इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप यहाँ पर एक एक सेट मानेंगे, एक नाम है, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और लिखेंगे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5। अब इसमें देखिए समझने वाला क्या है, एक कई बार लिखा है तो इसमें कई बार नहीं लिखेंगे, है ना। तो देखिए कई 1 2 और 3 बार लिखा, लेकिन हम एक बार लिखा है। 3 ऐसे डिफरेंट लिखा तो भी एक बार, 5 इतनी बार लिखा तो भी एक बार। क्लियर, ये सब सारी चीज़ें पिछली वीडियो में रह गई थी, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर ए एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कभी नंबर्स, अब कभी आपके नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, तो जब नेचुरल नंबर आ जाएंगे तो हम उन्हें एम से रिप्रेजेंट करेंगे, जब होल नंबर आ जाएंगे तो उन्हें हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, जब इंटीजर आ जाएंगे तो उन्हें होल नंबर डब्ल्यू से, जब पूर्णांक आ जाएंगे तो उन्हें हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ठीक, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। जैसे एक कभी कभी सेट दे देता है, एक मिनट देखिए ध्यान दीजिए, ये कहता है कि एक नेचुरल नंबर है यन, तो यन जब नेचुरल नंबर कह देता है तो आपका यन का जो समुच्चय बनेगा वो बनेगा 1 2 3 और 4 और डॉट डॉट कहाँ तक इनफाइनाइट, ये आपका नेचुरल नंबर हो जाता है। तो बस एक नाम दे दिया जाता है यन। जब पूर्णांक होता है जिसमें इंटीजर होते हैं तब जेड दे दिया जाता है, जिसमें होल नंबर्स होते हैं तब डब्ल्यू दे दिया जाता है, अन्यथा ए बी सी आप अपने मन से मान सकते हैं, ठीक है। अब इसके सेट में टाइप्स कितने थे, टाइप्स में हम पढ़ाए थे, एक आपका रहता था गुण का मतलब होता है गुण विधि, जिसमें उसके गुण धर्म के अनुसार उन्हें रिप्रेजेंट करना रहता था, ठीक है। गुण धर्म का मतलब ये था, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ भी ऐसा मान ले हम, यहाँ पर लिखा हुआ आपका मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ, 5 लिखा है। अब ये तो है, लेकिन अगर इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लिखते हैं एक सेट जिसका नाम ए है, एक्स, ये गुणधर्म की प्रोसेस में कह सकते हैं कि ये आता है। उसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ी है और 3 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर 3 और यहाँ पर x की वैल्यू 3 से बड़ी और बराबर है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 3 और ये x जो है वो 3 से बड़ा है और यही x जो है वो क्या है, 5 से छोटा है। तो यहाँ पर इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इसे हम बोल देते हैं गुण विधि, और गुण विधि को ही हम बोल देते हैं, याद रखिएगा, इसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक अच्छे से, किसी इसके व्यक्तिगत गुण के अकॉर्डिंग, है ना, कि ये कह क्या रहा है। और अगला अगर हम देखें दूसरा प्रोसेस में, जिसमें आपको सीधे लिख देना है क्या, 3 4 5, और इसे हम कह देते हैं आपकी तालिका विधि। तालिका विधि जो है आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर देनी है, जो लिखा रहता है वही, बस याद रखना है केवल जितने अंक लिखे जाएंगे वो कामा में लिखे जाएंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे, कोई भी अंक 2 बार नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें ऐसे भी बनता है, जैसे लिखा हुआ आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा हुआ आपका इंडिया, ऐसे INDIA, ये इंडिया लिखा हुआ। अब हम इसका समुच्चय बनाते हैं सेट, तो यहाँ पर लिखते हैं A = कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, फिर I लिख देते हैं, फिर N लिख देते हैं, फिर D लिख देते हैं, फिर A लिख देते हैं। I 2 बार है इसलिए हम नहीं लिखते हैं। तो ये इसको हम इस प्रकार सेट में जो है चेंज कर सकते हैं, है ना, इस तरह हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद अगर हम इसको एक्स में लिखें
तो हम शायद x सच डैट x, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इंडिया के कैपिटल अक्षरों का समुच्चय, है ना, इंडिया के कैपिटल अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंडिया के कैपिटल अक्षरों का सेट, है ना। तो ये हम कह देते हैं समूह या सेट या समुच्चय जो भी है, तो हम ये कह देते हैं कि इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि अगर कहीं जैसे हमने अभी तक पढ़ा है, पिछली वीडियोस में जो आप पढ़े हैं, जरूर देख के ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि वो देखेंगे तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, अभी पंखा शायद चल रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ चाहे आप तक ना पहुंच रही हो इससे पहले, लेकिन अब बेटर आ रही होगी। अब हम यहाँ बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स में आपका आता है सबसे पहले फर्स्ट में आता है नल। नल को हम बता चुके हैं कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें कुछ भी ना हो। एक बता चुके हैं एकल, एकल में बता चुके हैं एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो। एक बता चुके हैं आपका परिमित, परिमित में बता चुके हैं जिनके समुच्चयों की संख्या जो है, एलिमेंट्स जो है वो क्या हो, सीमित हो। एक बता चुके हैं अपरिमित, या परिमित का मतलब है एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित ना हो। सीमित ना हो मतलब डॉट डॉट आप गिन ना सकें, है ना। तो ये तो हम कल इसको डिफाइन कर चुके हैं। अब बात आती है कि अगर इनके एलिमेंट हैं, अवयव हैं, तो अवयव हैं क्या। जैसे ये कोई समुच्चय लिखा है, कोई समुच्चय 2 3 4 5 लिखा है, और कह दे कि इससे बनने वाले, इसमें ये अवयव हैं, इसके अंदर जो लिखे हुए हैं ये अवयव हैं, और कह दे इससे बनने वाले उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। उप समुच्चय सबसेट, उप समुच्चयों की संख्या, चयों की संख्या, तो उप समुच्चयों की संख्या के लिए हम लिखते हैं 2 की पावर n। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अगर कोई समुच्चय दिया हुआ, ध्यान से सुनिए, अगर कोई समुच्चय दिया हुआ जिसके एलिमेंट दिए हैं, वो आपसे पूछ रहा है कि सबसेट की संख्या कितनी होगी, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, है ना। तो हेडिंग आपको डालनी है क्या, सबसेट यानी उप समुच्चय, और उप समुच्चय में लिखना है, लिखिए उप समुच्चय में अवयवों की संख्या, उप समुच्चय लिख लीजिए और लिखिए उप समुच्चय में अवयवों की संख्या को 2 की पावर n से प्रदर्शित करते हैं। बुक्स ले लें, बता नहीं सकते। हो गया, चलिए। अब अगर हम अवयवों की संख्या को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बात आती है उप समुच्चय है क्या, उप समुच्चय को हम समझेंगे क्या, ये भी तो है। तो उप समुच्चय को हम रिप्रेजेंट करते हैं इनसे, उप समुच्चय को हम इनसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनसे मतलब ये कुछ ऐसे लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, ये आपका, इसे हम बोलते हैं सबसेट। ये लिखा है ए और ए लिखा है बी, ये कहता है ए सबसेट है बी का, ये कहता है ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ये है कि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, बी के भले ही ना हो। ध्यान दीजिएगा, कहता है ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, बी के भले ही ए में ना हो। इसका क्या मतलब है, यानी अगर हम ए को लिख दें 1 2 3 और बी को लिख दें 1 2 3 4, तो हम देखते हैं कि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, भले ही बी का एक एलिमेंट ए में ना हो। तो हम इसे क्या बोलते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर, ए सबसेट ऑफ बी। कब, जब ए के सभी एलिमेंट बी में हो और बी के सभी एलिमेंट ए में ना हो। तो इसे हम बोलते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय की डिफिनीशन नहीं, बस प्रोसेस समझ सकते हो, मतलब इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि उप समुच्चय कहाँ से आया, है ना, इसका मतलब क्या होता है। कभी कभी आपके उप समुच्चय इक्वल हो जाते हैं, जैसे ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 है, कुछ ऐसे दिया जाता है, तब यहाँ पर लगा दिया जाता है इक्वल। समझ में आया। एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन, और एक होता है ये उप समुच्चय, 3 होते हैं। एक और भी होता है ये बिलोंग्स टू, इसके बारे में हम चल रहे हैं, बता रहे हैं, फिलहाल हम यहाँ पर हैं। क्लियर। तो ये आपका सबसेट होता है। सबसेट का सीधा मतलब है ए के वे सभी अवयव जो बी में हो, बी वाले अवयव चाहे ए में ना हो।
P ज़्यादा हो जाए ठीक है, लेकिन A ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना। जब यही उल्टा हो जाता है, B सबसेट ऑफ A हो जाता है, तो इसका मतलब ये कहता है कि B के सभी अवयव A में हैं और A के सभी अवयव चाहे B में ना हो। एक ज़्यादा हो जाए ठीक है, लेकिन जो दो यहाँ पर है वो यहाँ होने चाहिए। क्लियर, कोई डाउट है इसमें। अब जो एलिमेंट है उनके लिए एक लाइन लिखी जाती है कि क्या 2 जो है वो बिलोंग करता है A को, तो इसका मतलब ये है कि A एक सेट है, A एक समुच्चय का नाम है। क्या इस समुच्चय में 2 है? अगर है तब हम लिखते हैं ऐसा, अगर नहीं है तो हम लिखते हैं ऐसा। ध्यान दीजिएगा, ये नॉट बिलोंग टू A है और ये बिलोंग टू A है। समझ में आया? फिर से एक बार इतना लिख लो, ये वाली लाइन जरा लिख लो वही सबसेट में। इनका यूज क्वेश्चन में है, ज़्यादा विस्तार से लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, समझा दे रहे हैं तो शायद समझ में आ जाएगा। हो गया? चलिए अब बिलोंग टू को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। बिलोंग टू को एक बार फिर से देखते हैं। एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 डॉट 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 9 तक लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। अब इसमें कहता है कि कोई संख्या आ गई 7, और 7 जो है वो बिलोंग करता है एक, वो ऑप्शन में आपसे कहता है टिक कीजिए ट्रू है या फॉल्स, है ना। तब आप इस तरह देखते हैं कि 7 क्या इस सेट में है तो ये ट्रू है, यानी 7 जो है वो A को बिलोंग करता है। 7 एक A का एलिमेंट है, इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं 7 बिलोंग्स टू A। क्लियर, ये 7 एलिमेंट है A का, सीधा हिंदी में 7 एलिमेंट है, 7 एक अवयव है समुच्चय A का। ठीक है, जब यही नॉट लग जाता है, जैसे 11 आ गया, नॉट लग गया। अब 11 एलिमेंट नहीं है A का, 11 A का एलिमेंट नहीं है, ऐसा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ना। तो ये तो हुई बात सबसेट और एलिमेंट और नॉन एलिमेंट की। आप सबसेट देख चुके हो। अब कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है समान सेट, जैसे कल पढ़े थे परिमित अपरिमित, वैसे आज पढ़ रहे हो समान सेट। अब समान सेट मतलब क्या, देखने से ही लग रहा है। समान समुच्चय मतलब जिनके सभी अवयव समान समुच्चय मतलब जिसके सभी अवयव का मतलब जैसे A भी दिया हुआ है आपका 1 2 3 और B भी आपका दिया हुआ है 1 2 3, तो A B के बराबर है। इसे हम ये भी लिख सकते हैं और इसे हम ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना। और इसे हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी बराबर है, ये भी आपका सबसेट तो है, ये पूरे जो एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट इसमें है। क्लियर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये A इक्वल टू B हो जाएगा, या A सबसेट ऑफ B हो जाएगा, या B सबसेट ऑफ A हो जाएगा। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक। अब दूसरी चीज़ है कि कॉन्सेप्ट ही, अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो शायद प्रमेय में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कहीं आपके सामने ये लिखा हुआ, मान लीजिए थोड़ा सा, A इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, B इक्वल टू दिया हुआ आपका 1 2 3 और 4, ये दिया हुआ। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हमने कहीं लिख दिया, थोड़ा सा चेंज इसमें कर रहे हैं हम, चेंजेस ले करना है, बस इनको हटा दो। A दिया है 2 3, B दिया है 2 3 4। अब हमें यहाँ पर शो कर रहा है कि A सबसेट है B का, ये शो कर रहा है A सबसेट है B का, यानी जो एलिमेंट A का होगा वो एलिमेंट B का जरूर होगा। यानी अगर 2A को बिलोंग कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, 2A को बिलोंग कर रहा है तो 2B को भी बिलोंग करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना। यानी 2A को बिलोंग कर रहा है तो 2B का बिलोंग करेगा। कब? जब A सबसेट है B का। अब कहने का मतलब है ये लाइन ना लिखी हो आपके सामने, ये लाइन ना लिखी हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं
इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई एक वैल्यू x ले ली जाए, जहां पर हम 2 लिखे हैं वहां पर अगर हम x ले लें, एक मिनट जरा, चलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर एक लाइन ऐसे आपके सामने लिख दी जाए, ऐसे a सबसेट ऑफ b, ये गिवन में दिया है, ठीक है, और ये कह दे कि एक वैल्यू x है जो बिलोंग करती है a से, तो क्या ये है x b को भी बिलोंग करेगी? बिल्कुल करेगी। बस यही हम दिखाना चाह रहे हैं। एक वैल्यू है x जो a को बिलोंग कर रही है, यानी एक वैल्यू x है जो यहाँ है, अगर a सबसेट है b में तो वही x यहाँ भी होगा। क्लियर है ना? जैसा कि अभी हम यहाँ लिखे थे 2 अगर a में है तो 2 b में है, एकदम क्लियर है। 3 अगर a में है तो आपका 3 जो है वो b में भी है कि नहीं? बताइए, कोई डाउट है इसमें? तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू a में है वही b में होगी, कब? जब a सबसेट होगा b के। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू जो b में है वो a में ना हो, जैसे ये ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसी वैल्यू, जैसे इसी में हम देख लेते हैं, ये सब समझाने वाली चीजें हैं, ये सब कॉन्सेप्ट हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम जो है लिखा हुआ लाइन टू लाइन वही पढ़ाएं, ये पढ़ा देंगे, ये समझ में आ जाएगा तो आपको प्रमेय में प्रॉब्लम नहीं होगी, जो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अब ये कहता है कि अगर b बिलोंग्स टू, लिखा हुआ b सबसेट है a का, अगर ये कह दे b सबसेट है a का, या ऐसे ही मान लो पहले ही की तरह a सबसेट b का ही कह रहा है, लेकिन वैल्यू क्या ले रहा है? 4 बिलोंग्स टू b बोल दे रहा। 4 जो है वो b में है, तो क्या a में भी है? नहीं है ना। यानी इसके कहने का मतलब है कि अगर कहीं आपके सामने लिखा मिल जाए a सबसेट है b, और फिर कह दे y एक अवयव है जो b को बिलोंग करता है, तो जरूरी नहीं है कि y जो है वो a को बिलोंग करेगा। ठीक है ना? अब जरूरी नहीं है, इसके जगह पर एंड के जगह क्या लगा लेते हैं? या थोड़ा सा अंतर है ये। इसमें क्या हम लगाए थे? इसमें हम लगाए थे कि अगर 2a को बिलोंग करता है तो b को भी बिलोंग करेगा, ये निश्चित है ना? इसमें हम क्या किए हैं कि अगर y b को बिलोंग करता है तो हो सकता है कि y a को बिलोंग ना करे। समझ में आया? क्लियर है ना? तो इन दोनों का मतलब बस यही है। अब चलते हैं आगे आपकी बुक से, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी लेकर चलना है। ठीक, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था जो आप इसमें पढ़ चुके हो, और बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, जो भी है क्वेश्चन में ही है। अब क्वेश्चन हम पढ़ते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है? क्वेश्चन एनसीईआरटी का बुक, एनसीईआरटी की बुक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। चलिए, प्रश्नावली 1.1 हिंदी मीडियम है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, बस थोड़ी सी इंग्लिश रहती है, अगर आप लोगों की डिमांड हुई तो इंग्लिश भी पढ़ा दी जाएगी, है ना? कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है अथवा नहीं है? कल हम बता चुके हैं, एक बार फिर वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आप देख पाएंगे। कहता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय संग्रह। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आते हैं, मिटा लें इसे। चलिए, ये कहता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। क्या आपको पता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन है? क्या सांप हो सकता है? उससे बड़ा कुछ नहीं है, शेर भी तो हो सकता है। तो जब आपको पता ही नहीं है तो आप समुच्चय कैसे मान लोगे? नहीं मान सकते ना। अगर आपको नाम दिया होता, शेर जो भी है, बहुत सारी प्रजातियां, इतनी सारी नाम भी नहीं याद है, तो आप इसे समुच्चय नहीं मान सकते। क्लियर है ना? क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा है, बताइए सत्य है या असत्य। पहला तो कह रहा है कि विश्व में समस्त जानवरों का समुच्चय, देखने में ही लग रहा है कि ये बन ही नहीं सकता, तो असत्य हो जाएगा। क्लियर ना? क्योंकि आंकड़े निश्चित हैं ही नहीं। परिमेय अपरिमेय में मत जाए, दिमाग में ये आ रहा होगा, सेट हो रहा होगा, जब हम गिन नहीं सकते तो क्या अपरिमेय सेट नहीं हो सकता? अपरिमित हो सकता था। कब? जब आंकड़े रिप्रेजेंट किए जाते तब। समझ में आया? आंकड़े रिप्रेजेंट किए जाते तब। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है, आंकड़े ही नहीं है कि कौन कौन से जानवर इसमें लिए गए हैं भी कितने की नहीं है, 2-4 के भी नाम दिया होता तो हम मान लेते कि ये सेट है, हो सकता है अपरिमित सेट हो। क्लियर ना? लेकिन यहाँ पर इनके चांसेस नहीं बन रहे हैं। चलिए अगला देखिए, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा।
ये कहता है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब सभी समपूर्णांक, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है सभी समपूर्णांक। अब समपूर्णांक हम देख रहे हैं तो a इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 2, 4, फिर 6, फिर 8, क्लियर, लिख सकते हैं कि नहीं। और डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट लिख सकते हैं। और नीचे लिखते हैं उसमें सार्डियन में लिखते हैं a इक्वल टू x सच दैट x एक समपूर्णांक। समझ में आया कि नहीं है, क्लियर। ऐसे ही तो यहाँ पर क्या है, ये अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित क्यों है, क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते, लेकिन एक समुच्चय तो है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, ये सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। कब, जब यह हम गिन सके, जब हम इसे रिप्रेजेंट कर सके, तो हम इसे कह देते हैं कि ये सही है, क्लियर। आगे चलते हैं, अगला कह रहा लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। प्रेमचंद्र ने इतनी उपन्यास लिखी होगी कि आप काउंट कर सकते हैं, है कि नहीं है। कोई ऐसी उपन्यास नहीं होगी कि आपको पता ही ना हो। अरे 100 होंगी, लेकिन 100 को गिना जा सकता है, 100 को कहीं लिखा गया होगा। प्रेमचंद की जीवनी में उनके उपन्यासों का संग्रह मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। यानी 10-20 जो भी है, कुल मिला के उनके उपन्यासों का संग्रह है। तो हम क्या लिखते हैं कि ये सेट है। क्यों है, क्योंकि उसके संग्रह को हम गिन सकते हैं, क्लियर है ना। बस क्या है, परिमित है। परिमित क्यों है, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं। अरे प्रेमचंद के उपन्यास वही जो है गोवा, क्या दमन, गोदान, रंगभूमि, ये सब ना, तो इन्हें आप गिन सकते हैं, 2, 4, 6 जो भी हैं, ठीक। तो इस प्रकार ये कहता है कि इनके सेट, क्या ये सेट हैं, तो है, समुच्चय हैं। क्यों, क्योंकि इनके आंकड़े व्यवस्थित हैं। पहले बता चुके हैं, सेट वह संख्या है, सेट वह समूह है जिसमें आंकड़े सुव्यवस्थित, सुपरिभाषित हो, है ना। और इसमें क्या कहते हैं कि इनकी रचनाओं में क्या है, ये परिभाषित है, क्लियर। चलें आगे, चलिए अगला आपसे कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। ये है, आप नहीं कह सकते। आप किसको प्रभावशाली मान लेंगे, कभी आप प्रेमचंद को मानेंगे, है कि नहीं है, कभी आप सुमित्रानंद पंत को मानेंगे, क्योंकि सब तो लेखक हैं, सब भारत के हैं। तो आप जब किसी को भी मान सकते हैं, आपको लगता है कि ये प्रभावशाली हैं, दूसरे को ना लगे। कहीं पर लिखा तो नहीं है कि भारत के प्रथम प्रभावशाली लेखक हैं, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा कि लिखा है, नहीं लिखा ना। प्रथम प्रभावशाली लेखक सुमित्रानंद पंत, द्वितीय प्रभावशाली लेखक मुंशी प्रेमचंद, ऐसा आपने कहीं नहीं देखा। बस ये बताता है कि ये भारत के सुप्रसिद्ध लेखक हैं, ये बताता है। ये नहीं कहता है कि इनको स्थान मिला है प्रथम प्रभावशाली लेखक में, ऐसा नहीं कहता, क्लियर है ना। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये सेट नहीं है, क्योंकि इसमें निश्चित ही नहीं है, कुछ सुव्यवस्थित दिख ही नहीं रहा। अरे आप 10 लेखक कुछ भी लिख लोगे, है ना, लेकिन 10 लेखक लिख के इसे सार्डियन विधि में और गुण वाली विधि में नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे। सेट वही होते हैं जिनको दोनों विधियों में रिप्रेजेंट किया जा सके और आंकड़े सुव्यवस्थित लगे। समझ में आया। अब आप क्या लिख दोगे, ऊपर वाले में लिख दिए सुमित्रानंद पंत और जो समथिंग मुंशी प्रेमचंद, 2 ही 3 हमें याद आ रहा है क्योंकि हम मैथ पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं नहीं, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम 2 ही पीछे का पढ़े हैं। कुल मिलाकर बस इतना है कि अगर आपने लिख भी दिया, 2-3 लेखक काम करके 10 लेखक लिख भी दिए, तो x में मतलब गुण वाली विधि में आप क्या लिखेंगे, x और भारत के प्रथम 10 प्रभावशाली लेखकों का समुच्चय। अब पहली लाइन को मिटा दीजिए, अब क्या वही लाइन रह जाएगी। 1 मिनट देखिए, जो थोड़ा सा देखिए, समझने वाली चीजें एकदम समझ सकते हो। देखो यहाँ पर लेखक की बात कर रहा है, तो अगर हम लेखक की बात कर रहे हैं तो जैसे देखिए ये हो गया मुंशी प्रेमचंद, ये सुमित्रानंद पंत, और कोई याद आ रहे हैं, महादेवी वर्मा, है ना, ऐसे 10 ही लिख लिए, ठीक। अब जब हम इसको क्या करते हैं, जब हम गुण विधि में लिखते हैं तो हम x लिख देते हैं और लिखते हैं भारत के प्रथम 10 प्रभावशाली लेखकों का समुच्चय, है ना। अब इस लाइन को हम मिटा दें, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा एकदम फुल कॉन्सेप्ट है, इसको मिटा दें। अब बताइए, अब आप इसमें क्या लिखेंगे, बताइए। अब आप इसको सार्डियन विधि में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे। क्या जरूरी है कि आप वही सुमित्रानंद पंत पहले लिखें, हो सकता है भूल जाओ तो, है कि नहीं है, सच्चिदानंद आ जाए, हरिऔध आ जाए, है कि नहीं, कोई भी तो आ सकता है। तो जब आंकड़े व्यवस्थित है ही नहीं तो सेट कहाँ से होगा, समझ में आया कि नहीं, क्लियर। चलें आगे, चलिए अगला कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह हो सकता है,
क्योंकि आपकी क्लास है, आपको पता है आपकी क्लास में 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे हैं, सभी के नाम भी पता, आप संग्रह कर सकते हो, उन्हें लिख सकते हो, है कि नहीं। उन्हें मिटाल भी दो, नीचे ला, जैसे यहाँ पर लिखे बालक अमित सुमित जो भी है समथिंग लिख दी, उसके बाद यहाँ पर लिख दे कक्षा 10 के बालकों का समुच्चय, इनको मिटाल दिए, फिर नाम आया नीचे, फिर आप देख रहे हो, फिर आपने नाम लिख दिया, क्योंकि आपको तो याद है कि आपकी कक्षा में क्या है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए अगले में ये कह रहा है कि आपसे 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। एक चीज़ और, यहाँ पर आपको अगर बुक है आप तभी आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि हम एक कंपटीशन क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं कि हम ओरली आपको सारी चीज़ें पढ़ा सकें या हर लाइन को यहाँ लिख दें। लाइन टू लाइन हमें पढ़ाना है, छोड़ना भी नहीं है, डिस्क्राइब भी करना। बस इसके लिए आपके साथ बुक होनी चाहिए आपके सामने। अगर बुक नहीं है तो हम पढ़ते जा रहे हैं, आप लोग कहानी सुनते रहोगे, बहुत अच्छा लगेगा, फिर जैसे बुक रखोगे सब भूल जाओगे, है ना। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपके पास किताब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। 100 से कम, 100 से जब कम की बात करता तो क्या आता है, 99, 98, कहाँ तक प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से। निश्चित है कि नहीं है, आपको पता है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। लिखेंगे कैसे, नेचुरल नंबर n मान लेंगे, 100, 99, 98 डॉट डॉट कहाँ तक, 1 तक मान सकते हैं ना। x डैट x में भी लिख सकते हैं, x डैट x, फिर लिखेंगे n, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे x इज लेस देन 100, x इज लेस देन 100, x की वैल्यू n से 100 से छोटी है। और फिर यहाँ पर लिख देंगे x बिलोंग टू n, क्यों, क्योंकि x एक प्राकृतिक संख्या। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हमने इसको समझा दिया था पहले। x 100 से छोटा है, x 100 से छोटा है और x को जो है n से बिलोंग करता है, यानी x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 से शुरू होता है, 1 से x की वैल्यू शुरू होती है, 100 तक जाती है, 100 से छोटी रह जाती है, और ये 1 से लेकर 100 तक की गिनतियाँ क्या हैं, ये सब क्या है, सब नेचुरल नंबर है। इसीलिए लिख दिया जाता है कि x बिलोंग टू n। कोई डाउट है इसमें, क्लियर। ऐसा क्यों, जैसे मान लीजिए आ गया 85 क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है, तो नेचुरल नंबर है तो इसलिए 85 को ये x मानते हैं और x को हम बिलोंग कर देते हैं कहाँ से, n से। क्लियर है ना। तो x की वैल्यू 100 से छोटी 1 से बड़ी होगी और कहाँ तक जाएगी, 100 के पहले तक जाएगी, यानी 99 तक जाएगी, जहाँ x की वैल्यू जो है n से बिलोंग होगी। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। चलिए लिख लीजिए, जब लिखवाते चले वो बिना पूछे लिख लिया करो, है ना, उतारते रहा करो, सही रहेगा। चलें, समझ में आ रहा है कुछ विकास। चलिए बुक्स ले लो, हाँ बुक्स की व्यवस्था जल्दी से कर लो। चलें आगे। अगला क्वेश्चन आपका बिलोंग्स पे है, जो कि अभी हम पढ़ा चुके हैं, बहुत इजी है। आपसे कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिल कीजिए। कहाँ पे, आप ये लगाना है आपको साइन, और आपको ये साइन लगानी है ना। साइन का मतलब है क्वेश्चन पहले देख लीजिए। ये कहता है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसीलिए कहते हैं बुक होगी तो जल्दी समझ में आएगा। एक सेट दिया हुआ, उस सेट में नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन ये कहता फिल कीजिए, 8 लिखा हुआ है, उसके बाद ऐसे स्पेस छोड़ दिया गया है ऐसे, और ए लिख दिया गया है। कहता है कि बताइए कि इस जगह पे इस बॉक्स में क्या रहेगा, बिलोंग रहेगा कि नॉट बिलोंग रहेगा। यदि ए जो है, अच्छा आप खुद सोचिए, क्या 8 जो है वो ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो यानी नहीं है, और नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, नॉट बिलोंग टू। कठिन लगा, नहीं है ना। दूसरा क्वेश्चन फिर देखिए,
सेकंड में कह रहा है 0, ध्यान दीजिएगा, सेकंड आपसे कह रहा है 0, फिर यही बॉक्स बना है, फिर लिखा है ए। क्या 0 ए में है? नहीं है, तो आप तुरंत लगा दीजिए नॉट बिलोंग टू। क्लियर? अब शायद इजी लग रहा होगा। ऐसे आप थर्ड क्वेश्चन ले लीजिए। थर्ड में आपका दिया हुआ है 4 और उसके बाद बॉक्स बना हुआ लिखा हुआ ए। 4 क्या ए में है? बिल्कुल है, तो हम क्या करेंगे, इसे लगाएंगे बिलोंग्स। क्लियर? अब उसके बाद फोर्थ नंबर में आपसे क्या कह रहा है कि 2 दिया हुआ है, 2 ए को बिलोंग करता है, बिल्कुल बुक है, आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर ना? चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले में आपसे कह रहा है कि 1 से 3 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चय को बनाइए। ध्यान दीजिएगा, 1 से 3 नहीं 30 लिखा हुआ है, 1 से 30। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा है बढ़िया क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा इसमें। 1 से 30 तक की ये बात कर रहा है। अब 1 से 30 तक की गिनती तो सभी को याद है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हूँ सभी संख्याओं सभी समुच्चय को बनाइए। पहला कह दिया है, पहला कहता है जिनके अंत में 5 हो। ध्यान दीजिएगा, जिनके अंत में 5 हो, जिनके अंत में 5 हो। 1 से लेकर 30 तक के सभी संख्याओं के समुच्चय को बनाना है जिनके अंत में 5 हो। चलिए सर्च करते हैं, एक नाम दे देते हैं ए। अब बताइए पहला अंक 5 कहाँ आता है? 5 पे ही आता है। दूसरा 5 कहाँ मिलेगा? 15 पे। और तीसरा 5 कहाँ पे मिलेगा? 25 पे। कोई डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अगले में आपसे कह रहा है कि जिनके अंत में 7 हो, 7 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आ गया कि नहीं? 30 से पहले रहना। फिर उसके बाद अगले में कह रहा है जिनके अंत में 0 हो, तो 1 से है इसलिए 0 नहीं लेंगे। थोड़ा सा यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर है जिनके अंत में 0 हो, जिनके अंत में 0 हो। अब 0 होगा तो आपका ये बी हो जाएगा। 0 नहीं होगा क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहा है, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? बहुत यहाँ पर जल्दी में हम 0 लिख देते हैं जो कि गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है 1 से और 30। समझ में आया? तो हम इसलिए इसे नहीं लिखेंगे। क्लियर? अब शायद समझ में आ रहा होगा। अब आगे के जितने क्वेश्चन है आप अपने मन से खुद लगा सकते हैं, एक बार हम पढ़ सकते हैं। ऐसी संख्याओं का समुच्चय जिनमें अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्याएं क्या है? कई बार हम बता चुके हैं, अगर अभी नहीं आती है तो आप फिर से कह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पिछली वीडियोस में जरूर देखिए। अभाज्य पूरा एकदम विस्तार से डिस्क्राइब है ना। अभाज्य शायद एक बार देखने के बाद कभी ना भूलो। अभाज्य का मतलब वह संख्याएं जो किसी से ना कटे। अभाज्य का मतलब वह संख्याएं जो किसी से कटे ही ना। अब किसी से जब नहीं कटेंगी तो वह संख्याएं क्या होंगी? चलिए ध्यान दीजिए, अभाज्य किसी से ना कटे। एक कंडीशन और, अभाज्य के एक संख्या के केवल 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड मतलब जैसे मान लेते हैं, जैसे लिखा हुआ आपका 1 2 3 4, 4 अंक हमने लिख लिया। इसको फैक्टर में बदलते हैं तो लिखते हैं 1, केवल 1 से ही कटेगा। इसको हम देखते हैं तो ये 1 से भी कट रहा है और 2 से कट रहा है। इसको हम देखते हैं तो ये 1 से कट रहा है और 3 से। इसको हम देखते हैं तो 1 2 और 4 से कट रहा है कि नहीं? तो जिनमें 2 फैक्टर हो वह अभाज्य कहलाएंगे। क्लियर? जिनमें 2 फैक्टर हो वो अभाज्य कहलाएंगे। इनको हम छोड़ देंगे और इनको हम छोड़ देंगे। क्लियर? अब यहाँ अभाज्य का सेट बनाना है तो स्टार्ट कहाँ करेंगे? 2 से। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, फिर 11, फिर 13। 9 नहीं होगा इसीलिए हमने लिख दिया था, लेकिन आप लोग नहीं बोल रहे हो। 9 के 3 फैक्टर, देखिए 9 मतलब क्या? 1 3 और फिर 9, 3 फैक्टर हुए कि नहीं हुए? वही संख्याएं जिनके 2 फैक्टर हो, पहले बता चुके हो, वही संख्याएं जिनके 2 फैक्टर हो, 2 से ज्यादा ना हो। 11 के 13 के बाद क्या लिखोगे? 17, बिल्कुल, फिर 19, फिर 23, फिर 29। समझ में आया कि नहीं? ये संख्याएं ऐसी हैं जिनके कोई फैक्टर है ही नहीं। ये ऐसी संख्याएं जो स्वयं से ही कट रही हैं, स्वयं से और 1 से। 1 ना तो अभाज्य है, ध्यान दीजिएगा, 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है।
क्यों? क्योंकि अभाज्य के लिए क्या चाहिए? 2 से ज़्यादा फैक्टर, वो इसके पास नहीं है। और भाज्य के लिए क्या चाहिए? किसी से कट जाए, तो ये किसी से कट नहीं रहा। समझ में आया? तो एक ना तो भाज्य की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ना ही अभाज्य की। अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, 2, 3, 5, 7 ना जानते हो तो आप जान सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सम संख्याएं हम आप सभी जानते हैं 2 से लेकर और 28 तक लिखते चले जाइए। क्लियर? अगले में आपसे क्या कह रहा है विषम संख्या है, ये भी आप लोग जानते हैं, है ना। कितना टाइम हुआ? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके 3 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, कुछ डिस्क्राइब भी किए हैं हम। अगली वीडियो में आपके अगले क्वेश्चन मिल जाएंगे और बाकी जो कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। बस कंटिन्यू आप हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आप नए यूज़र हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।